नमस्ते, आपका स्वागत है। क्या आपको ये कहानी पसंद आ रही है? तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बियर कैन के खुलने की ठंडी धातुई आवाज उस बसंत की रात की गुनगुनी हवा में गूंज उठी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर विदा ले रहा था और आसमान नारंगी और हल्के बैंगनी रंगों से सराबोर था। ईथन ने अपनी पोर्च की कुर्सी पर पीछे की ओर टेक लगाई और ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे दिन का ये वक्त हमेशा से पसंद था। ये लगभग एक रस्म थी। काम के बाद वह अपनी 15 साल की पत्नी लॉरेन के बगल में बैठता और वे दोनों छोटी छोटी खुशियां साझा करते। एक ठंडा ड्रिंक, कुछ हंसी मजाक और जिंदगी के बारे में बातें। उस रात सब कुछ वैसा ही लग रहा था, लेकिन लॉरेन की आंखों में कुछ अलग था। वह अपने हाथों में बियर कैन को बेचैनी से घुमा रही थी और सीधी नजरें मिलाने से बच रही थी। उसके चेहरे से मुस्कान गायब थी। उसकी जगह एक अजीब सी झिझक थी, जैसे उसके गले में अटके शब्द बाहर आने के लिए छटपटा रहे हों। ईथन ने हवा में तनाव महसूस किया, लेकिन एक पल के लिए उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद ये सब उसके दिमाग का वहम है। तुम आज कुछ अजीब बर्ताव कर रही हो, उसने शांत लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखें चौकन्नी थीं। लॉरेन ने एक गहरी सांस ली और बोलने से पहले क्षितिज की ओर ऐसे देखा, जैसे वो किसी ऐसे पंछी को आजाद करने वाली हो जिसे उसने बहुत देर से अपने हाथों में पगडीडी रखा हो। ईथन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये वाक्य एक अजीब सी गंभीरता के साथ बोला गया। उसके पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ा गया। जिस तरह से उसने ये शब्द कहे थे, उनमें एक ऐसा वजन था जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस वजन ने उसकी छाती को जकड़ धरना शुरू कर दिया था। क्या बात है? उसने कैन को मेज पर रखा और उसकी ओर मुद्द गया। उसका शरीर तन गया था। लॉरेन ने आखिरकार उसकी आंखों में देखा और फिर बिना किसी लाग लपेट के कहा, मुझे किसी और से प्यार हो गया है। वक्त जैसे थम सा गया। झींगुरों और पेड्ढों से गुजरती हवा की आवाज की जगह एक ऐसी खामोशी ने ले ली जो इतनी गहरी थी कि ईथन को अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। उसने पलकें झपकाईं, इस इंतजार में कि लॉरेन हंस पड़ी ढहेगी और कहेगी कि यह सब एक भद्दा मजाक था। लेकिन लॉरेन गंभीर बनी रही, अपने निचले होंठ को उसी तरह काट रही थी जैसे वो घबराहट में करती थी। क्या? सवाल एक फुसफुसाहट में निकला। इसलिए नहीं कि उसकी आवाज चली गई थी, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग उन शब्दों को मानने से ही इनकार कर रहा था। मैं किसी से मिली हूं। उसने नजरें फेर ली। उसकी कांपती उंगलियों ने बियर कैन को कसकर पकड़े दिया लिया। और मैं उससे प्यार करती हूं। ईथन के सीने में गर्मी की एक लहर दौड़ दच गई। ये प्यार की नहीं, बल्कि मायूसी की गर्मी थी। उसने इसमें कोई मतलब खोजने की कोशिश की, कोई संकेत, कोई सुराग याद करने की कोशिश की, जिससे पता चलता कि उसकी पत्नी उस रात उसके पैरों के नीचे से जमीन खींचने वाली थी। लेकिन उसे एक घुटन भरे खालीपन के सिवा कुछ नहीं मिला। तुम मजाक कर रही हो, है ना? लॉरेन ने ना में सिर हिलाया और उसके चेहरे पर अपराध बोध और दृढ़ता का मिला जुला भाव था। वो इजाजत नहीं मांग रही थी, वो फैसला कर चुकी थी। मैं जा रही हूं, इथन। ये शब्द उसके सीने पर एक जोरदार मुक्के की तरह लगे। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। उसके मुंह में बियर का केडी हुआ स्वाद अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। कौन है वो? सवाल उसके मुंह से फिसल गया, इससे पहले कि वो ये तय कर पाता कि वो सच में जानना चाहता है या नहीं। इस बार लॉरेन पहले से ज्यादा झिझकी। वो छोटा है, अभी कॉलेज में है। उसे लगा
जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। लॉरेन सिर्फ उसे छोड़ नहीं रही थी, वो उसे किसी ऐसे लद्दखे के लिए छोड़ रही थी जो शायद जिंदगी को ज्यादा हल्के में लेता हो, जिसमें इतने सालों की शादी से आने वाली चिंताएं न हों। ईथन ने महसूस किया कि उसका दिल जोर जोर से धधक रहा है। उसके अंदर गुस्सा और अविश्वास का एक तूफान उठ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी ऐसा कुछ कर सकती है, और वो भी इतनी बेरहमी से, बिना आंसू, बिना झिझक के। मैं सिर्फ अपने कपड़े और कुछ निजी सामान लेना चाहती हूं, लॉरेन ने कहना जारी रखा। उसकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। घर, फर्नीचर, तुम सब रख सकते हो। ईथन जवाब देना चाहता था, चीखना चाहता था, सफाई मांगना चाहता था, लेकिन वो सदमे की हालत में फंसा हुआ था। ये समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। फिर आखिरी चोट आई। लेकिन मैं हमारी ज्यादातर बचत रखना चाहूंगी। दुनिया घूम गई। ईथन ने पलकें झपकाई, जैसे उसने गलत सुना हो। क्या? लॉरेन की नजरें स्थिर रहीं। मुझे नई शुरुआत करने के लिए पैसों की जरूरत है। वो बेरुखी से हंसा, अपने हाथों को चेहरे पर ऐसे फेरा जैसे वो इस बुरे सपने से जागना चाहता हो। तो तुम कह रही हो कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मुझे छोड़ रही हो, और तुम चाहती हो कि मैं उस लद्दाखे के साथ तुम्हारी नई जिंदगी के लिए पैसे दूं? लॉरेन ने आह भरी, जैसे वो उसकी प्रतिक्रिया से थक गई हो। इसे ऐसा होने की जरूरत नहीं है ईथन। मुझे बस लगा था कि तुम समझोगे। समझूंगा? कोई ये कैसे समझ सकता है? उनके बीच फिर खामोशी छा गई। आसमान में अब सूर्यास्त के वो चमकीले रंग नहीं थे। सब कुछ गहरा, ठंडा लग रहा था। और तब ईथन को एहसास हुआ कि ये कोई आम रात नहीं थी। ये उन सब चीजों का अंत था जिन्हें वो अपनी जिंदगी में ठोस मानता था। अगली सुबह घर एक अजीब सी खामोशी में लिपटा था। ईथन जब जागा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पिछली रात जो कुछ हुआ वो सच था या सिर्फ एक क्रूर सपना। लेकिन जब वो उठा और बेडरूम में चला तो बिस्तर के बगल की जगह खाली थी। उसकी अलमारी, जो कभी कपड़े धों और जूतों से भरी रहती थी, अब एक शून्य की तरह महसूस हो रही थी। एक चुभने वाली गैर मौजूदगी। ड्रेसर पर रखा हेयर ब्रश गायब था। हवा में तैरने वाली मीठी खुशबू गायब हो चुकी थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा, जैसे वो अपने ही घर में किसी अनजान इलाके में चल रहा हो। जब वो किचन में पहुंचा तो उसे मेज पर एक भूरे रंग का लिफाफा मिला। सामने लॉरेन की साफ लिखावट में उसका नाम लिखा था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और कागजों का एक बंडल पाया। तलाक के कागजात। कोई भावुक खत नहीं, कोई और सफाई नहीं, सिर्फ उनकी शादी को खत्म करने के लिए जरूरी कागजी कार्यवाही। ईथन ने अपने अंदर गुस्से की एक लहर महसूस की। वो सच में ये सब बहुत पहले से प्लान कर रही थी। कोई झिझक नहीं, कोई शक नहीं, कोई आखिरी पल का पछतावा नहीं। लॉरेन ने अपने जाने की हर छोटी बड़ी बात ऐसे प्लान की थी जैसे वो घर बदल रही हो, न कि एक साथ बिताई जिंदगी को खत्म कर रही हो। उसकी आंखें पन्नों पर दौड़ ढांप गईं। वो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग धुंधला था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजाना नंबर। जवाब देने से पहले वो एक पल के लिए हिचकिचाया। मिस्टर पार्कर, मेरा नाम ओलिविया कार्टर है। मैं उस लॉ फर्म में लीगल असिस्टेंट हूं जो आपकी पत्नी के तलाक का मामला देख रही है। मैं जानना चाहती थी कि क्या हम आज मिल सकते हैं ताकि आप कागजों पर दस्तखत कर सकें। दूसरी तरफ की आवाज शांत और पेशेवर थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने उसका ध्यान खींचा। अभी भी थी।
उसने अपना चेहरा मला। पिछली रात का बोझ अब भी उसकी हड्डियों में महसूस हो रहा था। जितनी जल्दी ये सब निपट जाए, आप दोनों के लिए उतना ही अच्छा होगा, नहीं? आवाज में कोई फैसला या हमदर्दी नहीं थी। ईथन ने एक गहरी सांस ली। वो चीखना चाहता था, कहना चाहता था कि वो तैयार नहीं है, कि उसे सब कुछ समझने के लिए वक्त चाहिए। लेकिन सच तो ये था कि कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। लॉरेन ने सब कुछ अकेले ही तय कर लिया था। ठीक है, कहां और कब? ऑफिस ठीक वैसा ही था जैसा ईथन ने सोचा था। ठंडा, बेगाना, गहरे रंग के लेदर के फर्नीचर और ताजे छपे कागजों के साथ मिली कॉफी की हल्की महक। जब वो अंदर गया तो उसने ओलिविया को इंतजार करते देखा। वो पेशेवर लग रही थी, एक ग्रे ब्लेजर पहने हुए, और उसके बाल एक साफ सुथरे जूते में बंधे थे। उसकी आंखें पारखी थीं, लेकिन ठंडी नहीं। जैसे ही वो पास आया, उसने मजबूती से हाथ मिलाया और हल्की सी मुस्कान दी। मिस्टर पार्कर, आने के लिए शुक्रिया। मैं जानती हूं कि ये दिन आसान नहीं होगा। ईथन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ सिर हिलाया, एक कुर्सी खींची और बैठ गया। लॉरेन पहले से ही मेज के दूसरी तरफ बैठी थी, एकदम शांत, जैसे वो किसी मामूली कागजी कार्यवाही को निपटा रहे हों। उसके वकील ने समझौते की शर्तें समझानी शुरू की, लेकिन ईथन का ध्यान शब्दों पर नहीं था। वो बस लॉरेन को देख रहा था। उसमें कोई दरार, उस औरत का कोई निशान खोजने की कोशिश कर रहा था जिससे वो इतने साल पहले मिला था, लेकिन उसे सिर्फ एक अजनबी नजर आ रही थी। सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने तय किया था, वकील ने कागज ईथन की ओर खिसकाते हुए कहा। उसने पेन उठाया, लेकिन हिचकिचाया। बस पक्का करने के लिए, तुम यही चाहती हो? उसने सीधे लॉरेन की आंखों में देखते हुए पूछा। उसने नजरें नहीं हटाई। हाँ, जवाब आखिरी था, जिसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं थी। गुस्सा उसके गले में उम्द आया, लेकिन वो उसे पी गया। उसने एक एक करके कागजों पर दस्तखत किए। हर दस्तखत के साथ उसे लगा जैसे वो अपने इतिहास का एक पन्ना पाथ रहा है। जब उसने खत्म किया तो उसने पेन नीचे रखा और कागज ओलिविया की ओर धकेल दिए। ये लो, अब तुम दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। लॉरेन ने बस दस्तावेज लिए, वकील को धन्यवाद दिया और पीछे मुद्दे बिना उठकर चली गई। ईथन उसे जाते हुए देखता रहा। उसे यकीन नहीं था कि वो उम्मीद कर रहा था कि वो एक पल के लिए रुकेगी, हिचकिचाएगी, उसे वैसे देखेगी जैसे वो पहले देखती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब दरवाजा बंद हुआ तो ऑफिस में खामोशी छा गई। उसने आह भरी और ओलिविया को देखा, जो कागज इकट्ठा कर एक फोल्डर में रख रही थी। ये मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी हो गया, उसने बेपरवाह लगने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अपने शब्दों का बोझ महसूस कर रहा था। उसने नजरें उठाकर उसे देखा। ज्यादातर तलाक ऐसे ही होते हैं। लोगों को लगता है कि ये एक लंबी दर्दनाक प्रक्रिया होगी, लेकिन जब एक इंसान पहले ही मन बना चुका हो तो सब कुछ तेजी से होता है। जिस तरह से उसने ये कहा, उस बात ने ईथन का ध्यान खींचा। जिस तरह से वो उसे देख रही थी, वो तरस नहीं था, बल्कि एक तरह की खामोश समझ थी। अब मैं क्या करूं? उसने खुद से ज्यादा पूछा। ओलिविया ने फोल्डर बंद किया, अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी और पैर पर पैर चढ़ा लिया। तुम घर जा सकते हो, इतना पी सकते हो कि बेहोश हो जाओ, और अगले कुछ महीने इसी सोच में बिता सकते हो कि क्या हुआ। या तुम ये मान सकते हो कि कभी-कभी जिंदगी हमें तैयार होने से पहले ही आगे बढ़ाने पर मजबूर कर देती है। उसके जवाब ने उसे चौंका दिया। लॉरेन के जाने के बाद पहली बार ईथन को लगा कि कोई उससे एक इंसान की तरह बात कर रहा है, न कि सिर्फ एक बंद हो चुके केस की तरह।
उस रात बार आधा खाली था। ये उन जगहों में से एक था जहां लोग कुछ जश्न मनाने के बजाय अपने ख्यालों से भागने के लिए पीते हैं। ईथन ने मेन्यू देखे बिना ही काउंटर पर बैठ गया। उसने बस हाथ उठाया और डबल व्हिस्की का ऑर्डर दिया, बिना बर्फ के। वो उस जलन को गले से नीचे उतरते हुए महसूस करना चाहता था। उसके बगल में ओलिविया चुपचाप बैठ गई, उसे अपनी आंखों के कोने से देख रही थी। ऑफिस से ही उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। सिर्फ उसका पेशेवर रवैया ही नहीं, बल्कि जिस तरह से वो उसके आर पार देख लेती थी, जैसे वो बिना पूछे ही समझ जाती थी कि वो क्या महसूस कर रहा है। जब बारटेंडर ने उसके सामने गिलास रखा तो ईथन ने उसे पगडीडहा और एक एक बड़िदहा घूंट लिया। वो तीखा तरल गले में जलता हुआ नीचे उतरा, लेकिन अंदर के दर्द को सुन्न करने के लिए ये काफी नहीं था। तुम बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं करते, है ना? ओलिविया ने कहा, पैर पर पैर चढ़ाकर बार स्टूल पर पीछे की ओर झुकते हुए। ईथन रूखा सा हंसा। क्यों करूं? दिन काफी लंबा था। उसने कुछ पल उसे देखा और फिर अपने ड्रिंक का एक घूंट लिया, कुछ हल्का, नींबू के साथ जिन। वो उन लोगों में से नहीं लग रही थी जो खो जाने के लिए पीते हैं, बस इतना कि वो मौजूद रह सके। मैं जानती हूं कि तुम ये सुनना नहीं चाहते, उसने अपने गिलास में बर्फ घुमाते हुए शुरू किया। लेकिन तुम्हारे जैसा तलाक कई आदमियों के लिए एक राहत होती है। मैं जितने लोगों को इससे गुजरते देखती हूं, उनमें से ज्यादातर इसे महीनों तक खींचते हैं। पैसे, घर, हर उस चीज पर लट दाहते हैं जो शादी के अंत को लंबा और दर्दनाक बना सके। ईथन ने गहरी आह भरी, अपने गिलास में सुनहरे तरल को घूरते हुए। तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए? ओलिविया ने कंधे उचकाए। मैंने ये नहीं कहा। मैं बस कह रही हूं कि कम से कम अदालत की जंग तो नहीं हुई। उसने सिर हिलाया, अब भी अपने कंधों में तनाव महसूस कर रहा था। उसने सब कुछ प्लान किया था, ओलिविया। हर छोटी बड़ी दी ही बात। जैसे मैं सिर्फ एक बाधा था जिसे पार करना था, न कि कोई ऐसा जिसके साथ उसने जिंदगी बिताई थी। उसने अनजाने में ही उसका नाम ले लिया था, गहलती से नहीं, बल्कि इसीलिए कि ये पहले ही स्वाभाविक और सहज हो चुका था। ओलिविया कार्टर। उस वक्त वो उसे अजनबी नहीं लगी। वो बस वहां थी। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी उंगलियों के बीच गिलास घुमाती रही, जैसे अपने शब्दों को तौल रही हो। लोग धोखा देते हैं, ईथन, और ज्यादातर समय वो असल में ऐसा करने से बहुत पहले अपने दिमाग में धोखा देते हैं। उसका फैसला कल नहीं हुआ था। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, उन शब्दों का वजन महसूस करते हुए। और तुम्हें धोखे के बारे में इतना सब कैसे पता है? उसने बातचीत का रुख मोड़ने की कोशिश करते हुए पूछा। ओलिविया हंसी, लेकिन वो छोटी सी हंसी थी जिसमें ज्यादा खुशी नहीं थी। क्योंकि मैं दूसरी तरफ रह चुकी हूं। ईथन ने उत्सुकता से ऊपर देखा। तुम्हें धोखा मिला था? उसने सिर हिलाया, अपना गिलास उठाया और एक घूंट लिया। कुछ साल पहले मुझे लगा था कि मेरी शादी मजबूत है, समझे? हमारे प्लान थे, सपने थे। और फिर एक दिन वो घर आया और कहा कि उसे किसी और औरत से प्यार हो गया है। बस ऐसे ही। क्या उसने भी सब कुछ प्लान कर रखा था? ईथन ने पूछा, अपनी कहानियों के बीच एक अजीब सा जुद्दाव महसूस करते हुए। हाँ, ओलिविया मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बेरुखी थी। तुम्हारी पूर्व पत्नी की तरह उसके पास भी एक नया नवेला प्लान था। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं लद्दी। मैंने बहस की। मैंने उस चीज को बचाने की कोशिश की जो पहले ही मर चुकी थी। लेकिन आखिर में मुझे एहसास हुआ कि सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है किसी ऐसे इंसान को पगडीडी ढाकर रखना जिसने जाने का फैसला कर लिया हो।
ईथन कुछ देर चुप रहा, उसके शब्दों को सोखता रहा। उनके आस-पास का बार अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा था, लेकिन उसके लिए दुनिया छोटी हो गई थी। सिर्फ वो बातचीत मायने रखती थी। सिर्फ उसके सामने बैठी वो औरत असली लग रही थी। तुमने बाद में क्या किया? उसने सच में दिलचस्पी के साथ पूछा। ओलिविया ने आधी मुस्कान दी और अपना गिलास उठाया। मैंने पी। ईथन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उस रात पहली बार उसने कुछ सामान्य होने का एहसास महसूस किया, जैसे कायनात उसे एक छोटा सा ब्रेक दे रही हो। उसने अपना गिलास ऐसे उठाया जैसे किसी अनदेखी चीज के लिए जाम टकरा रहा हो। तो फिर मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। उन्होंने गिलास टकराए और साथ में पिया। उनके बीच की खामोशी अजीब नहीं थी। असल में ऐसा लगा जैसे उनमें से किसी को भी कुछ भी दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। ईथन जानता था कि जब वो घर वापस जाएगा तो खालीपन वहीं होगा, यादें, गैर मौजूदगी, ये अजीब एहसास कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया था। लेकिन ठीक वहां, उस पल में, उस बातचीत ने उसे कुछ अप्रत्याशित दिया। शांति का एक लम्हा। और शायद इतना ही काफी था। देर रात हो चुकी थी जब ईथन और ओलिविया बार से निकले। रात की हवा ठंडी थी, जिसमें गीले डामर और खत्म होती नाइट लाइफ की हल्की महक थी। उसे नहीं पता था कि यह शराब का असर था या सिर्फ उनकी बातचीत, लेकिन वो अजीब तरह से हल्का महसूस कर रहा था, जैसे कुछ घंटों के लिए वो उस उथल-पुथल को भूल गया हो जिसमें उसकी जिंदगी बदल गई थी। वे धीरे-धीरे उसकी कार तक चले, जो एक साइड की गली में खड़ी दी ही थी। ओलिविया ने दरवाजे खोले, लेकिन तुरंत अंदर नहीं बैठी। वो बस कार से टिककर खड़ी ही हो गई। उसे थोड़ी उत्सुकता से देख रही थी। क्या तुम अभी घर जाना चाहते हो? सवाल ने ईथन को चौंका दिया। ये कोई सीधा प्रस्ताव या खुला निमंत्रण नहीं था। ऐसा था जैसे वो कुछ जांच रही हो, तौल रही हो कि वो क्या करेगा। उसने अपना फोन देखा। इतनी देर हो चुकी थी कि कुछ नहीं हुआ है, ये मानकर आगे बढ़ा जा सके, लेकिन शायद सोने के लिए अभी बहुत जल्दी थी। ईमानदारी से कहूं, उसने सांस छोड़ दी। मुझे यकीन नहीं है। ओलिविया ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। तो मुझे तुम्हें कहीं ले जाने दो। ईथन ने एक भौं उठाई। क्या तुम हमेशा नए नए तलाकशुदा क्लाइंट्स को उठाकर अजीब वक्त पर घुमाने ले जाती हो, या मैं खास हूं? वो धीरे से मुस्कुराई और कार का दरवाजा खोला। ये जानने के लिए तुम्हें अंदर बैठना होगा। उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। सिर्फ उसका आत्मविश्वास ही नहीं, बल्कि जिस तरह से वो उस बिखरे हुए इंसान के पार देख रही थी, जो वो उस वक्त था। ज्यादा सोचे बिना वो पैसेंजर सीट पर बैठ गया। वे शहर की शांत एसडी ढाकों से गुजरे। ईथन ने नहीं पूछा कि वे कहां जा रहे हैं, बस इमारतों को गुजरते हुए देखता रहा। अपने अंदर एक अजीब सी उम्मीद महसूस कर रहा था। कुछ मिनटों के बाद ओलिविया ने एक छोटे 24 घंटे खुले रहने वाले डाइनर के सामने गाड़ी पार्क की। ये उन जगहों में से एक थी जो वक्त में कहीं ठहर सी गई हो, टिमटिमाती नियॉन लाइटों और हवा में तेज कॉफी की खुशबू के साथ। एक डाइनर? ईथन ने हैरानी और मनोरंजन के मिले जुले भाव से उसे देखते हुए पूछा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब से तुम्हारी जिंदगी उलटी पुलटी हुई है, तुमने कुछ खाया नहीं है। वो सही थी। आखिरी चीज जो उसने खाई थी वो थी एक गुनगुनी बियर और विस्की का एक शॉट, जिसने उसका गला जला दिया था। वे अंदर गए और खिदधाकी के पास एक बूथ चुन लिया। जगह लगभग खाली थी, सिवाय एक बुजुर्ग योद्धे के जो कॉफी पी रहा था, और एक ट्रक ड्राइवर के जो काउंटर पर एक बड़ी द सैंडविच खा रहा था। थकी हुई आंखों
और बालों को पीछे पिन से बांधे एक अधेड़ उम्र की वेट्रेस एक नोटपैड लेकर आई। आप दोनों के लिए क्या लाऊं? ओलिविया ने ईथन को देखा। इनके लिए एक डबल चीज बर्गर, फ्राइज और एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी। उसने एक भौं उठाई। तुम हमेशा दूसरों के लिए ऑर्डर करती हो, सिर्फ तब जब उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ईथन हंसा, सिर हिलाते हुए, और वेट्रेस की ओर मुद्दा। मैं इस पर भरोसा करूंगा। वेट्रेस ने उनका ऑर्डर लिया और चली गई। उसने अपनी बाहें मेज पर टिका दी, ओलिविया को और ध्यान से देखते हुए। क्या तुम ये अक्सर करती हो? उसने एक भौं उठाई। क्या करती हूं? भावनात्मक रूप से टूटे हुए क्लाइंट्स को उठाकर सुबह 3 बजे बर्गर खिलाने ले जाती हो। वो हंसी, अपने बालों को पीछे झटकते हुए। नहीं, लेकिन आज रात ऐसा लगा कि यही सही काम है। ईथन को समझ नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। उसमें कुछ सुकून देने वाला था, एक ऐसी मौजूदगी जो जबरदस्ती या छिपे इरादों से भरी नहीं लगती थी, बस स्वाभाविक थी। उनका खाना आया और उसे एहसास हुआ कि वो कितना भूखा है। बर्गर गर्म और रसीला था, और कॉफी इतनी स्ट्रांग थी कि शराब का नशा काट सके। ओलिविया धीरे धीरे खा रही थी, उसे उत्सुकता से देख रही थी। मुझे कुछ बताओ ईथन। उसने अपनी कोहनी मेज पर टिकाई, अपनी कॉफी के कप के किनारे को थपथपाते हुए। ये सब होने से पहले तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते थे? वो सोच समझकर चबाता रहा, उसके सवाल के बारे में सोचते हुए। तुम्हारा मतलब? इससे पहले कि मेरी पत्नी ने मुझे एक कॉलेज के लड्डे दहाके के लिए छोड़ दर्जने का फैसला किया। उससे पहले। हाँ, इससे पहले कि तुम इस सब झमेले में फंस गए। उसने एक गहरी सांस ली। उसे इस बारे में सोचे हुए काफी वक्त हो गया था। शादी से पहले, सारी जिम्मेदारियों के उस पर हावी होने से पहले, मैं एक बार खोलना चाहता था। एक असली बार, समझे? लाइव म्यूजिक, अच्छे ड्रिंक्स, उन बेजान चेन वाली जगहों जैसा नहीं। एक ऐसी जगह जहां लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो जाना चाहते हैं, न कि इसलिए कि वो गूगल पर दिख गया। ओलिविया ने अपनी भौहें उठाईं, सच में दिलचस्पी लेते हुए। और तुमने क्यों नहीं किया? वो बेरुखी से हंसा। क्योंकि शादी में स्थिरता चाहिए होती है। लॉरेन को कभी भी पैसों का जोखिम लेना पसंद नहीं था। इसलिए मैंने एक सुरक्षित नौकरी कर ली, तय घंटों तक काम करता रहा। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया, इस बात को समझते हुए। और अब, क्या तुम अब भी वो चाहते हो? वो एक पल के लिए चुप हो गया। उस पुराने ख्याल को अपने अंदर फिर से हलचल करते हुए महसूस कर रहा था, जैसे कोई भूला हुआ सपना फिर से जाग रहा हो। मुझे यकीन नहीं है। तो शायद अब ये पता लगाने का वक्त आ गया है। वे बिना किसी जल्दी के बात करते रहे, जैसे उस छोटे से डाइनर में वक्त बाकी दुनिया की तुलना में अलग तरह से चलता हो। लॉरेन के जाने के बाद पहली बार ईथन ने महसूस किया कि वो उसके बारे में नहीं सोच रहा था। जब वे आखिरकार रेस्टोरेंट से बाहर निकले, तो आसमान में सुबह की पहली किरणें फूट रही थीं। ईथन ने ओलिविया की ओर देखा, मन ही मन उसका आभार मानते हुए। इस सब के लिए शुक्रिया। वह मुस्कुराई, हाथ में कार की चाबियां घुमाते हुए। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुमने कभी वो बार खोला, तो मुझे फ्री ड्रिंक्स चाहिए होंगी। वह हंसा, सिर हिलाते हुए। पक्का। ओलिविया ने अपनी कार का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर बैठने से पहले उसने एक बार फिर उसकी तरफ देखा। शायद तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं है, लेकिन आज की रात किसी अच्छी चीज की शुरुआत हो सकती है। ईथन वहीं खड़ा रहा, उसे कार स्टार्ट करके जाते हुए देखता रहा। पहली बार उसने सोचा कि शायद, बस शायद, ओलिविया सही कह रही थी। सूरज आसमान को रोशन करने लगा था जब ईथन ने अपनी कार घर के सामने पार्क की।
उसने इंजन बंद कर दिया, लेकिन तुरंत बाहर नहीं निकला। वह बस वहीं बैठा रहा, उस जगह को घूरता रहा जो कल तक उसके स्थिर जीवन, उसकी शादी, उसकी दिनचर्या का प्रतीक थी। अब वह जगह एक खाली खोल की तरह लग रही थी, एक खामोश याद जो दिला रही थी कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और आखिरकार कार का दरवाजा खोला और धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ा। अंदर की खामोशी लगभग दम घोंटने वाली थी। हॉल में लॉरेन के कदमों की आहट नहीं थी, सुबह कॉफी मेकर की आवाज नहीं थी, बस एक ठंडा खालीपन था। उसने अपनी चाबियां मेज पर रखीं और चारों ओर देखा। बत्तियां बंद थीं, लेकिन दिन के उजाले की पहली किरणें पर्दों से छनकर अंदर आ रही थीं, फर्नीचर पर हल्की परछाइयां बना रही थीं। वह किचन में गया, फ्रिज खोला और पानी की एक बोतल निकाली। उसके हाथ अभी भी थोड़े कांप रहे थे, डर या गुस्से से नहीं, बल्कि रात भर की भावनात्मक थकान से। तभी उसकी नजर मेज पर रखे तलाक के कागजात पर पड़ी। वे अभी भी वहीं थे, करीने से रखे हुए, इस बात की आखिरी याद दिलाते हुए कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी थी। वह धीरे से बैठ गया, अपनी आंखों को उन पन्नों पर घुमाने लगा जिन पर उसने कुछ घंटे पहले बिना सोचे समझे दस्तखत कर दिए थे। अब जब उसका दिमाग थोड़ा शांत था, उसने हर एक डिटेल को पढ़ने का फैसला किया। तभी एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। उसने भौहें सिकोड़ी, आखिरी पन्ना उठाया और उसे फिर से पढ़ा और फिर एक बार और पढ़ा। लॉरेन से एक गलती हो गई थी। शादी को खत्म करने और अपनी नई जिंदगी शुरू करने की जल्दबाजी में उसने एक खास शर्त पर ध्यान नहीं दिया था। संपत्ति के बांटवारे में जिस हिस्से को वह अपना बड़ा हिस्सा समझ रही थी, असल में उसका ज्यादातर भाग इत्थन को मिल रहा था। उसे हैरानी और एक अजीब सी विडंबना का एहसास हुआ। उसकी पूर्व पत्नी, जो हमेशा इतनी सतर्क और हिसाब किताब वाली थी, सबसे जरूरी मौके पर लापरवाह हो गई थी। आखिरकार वह जितना सोच कर गई थी, उससे कहीं कम लेकर गई थी। एक पल के लिए ईथन ने सोचा कि क्या इससे वाकई कोई फर्क पड़ता है। उसे पैसों का दुख नहीं था, संपत्ति का बांटवारा उसके सीने में खालीपन नहीं छोड़ गया था। दुख था तो धोखे का, जिस तरह से उसने सब कुछ किया था, उसके फैसले की उस बेरुखी का। लेकिन साथ ही इस खोज ने उसे एक अनपेक्षित चीज दी, नियंत्रण का एक एहसास। पूरी रात उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी ही जिंदगी में एक मुसाफिर हो, जिसे ऐसी घटनाएं घसीट रही थीं जो उसने कभी नहीं चाही थीं। लेकिन अब अचानक पासा थोड़ा पलट गया था। उसने अपना फोन उठाया और लॉरेन के साथ अपनी आखिरी बातचीत खोली। उसकी उंगली कीबोर्ड पर मंडराई, लेकिन फिर वह रुक गया। नहीं, इसका कोई फायदा नहीं था। वह जा चुकी थी, और अगर किसी दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, तो यह उसकी समस्या होगी, उसकी नहीं। धीरे धीरे ईथन मेज से उठा और दराज से एक लिफाफा निकाला। उसने तलाक के कागजात उसमें डाले और उन्हें अलमारी में सबसे पीछे रख दिया, नजरों से दूर, अपनी नई जिंदगी की पहुंच से दूर। वह बाहर पोर्च में गया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। आसमान साफ था और शहर जाग रहा था। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार उसे अतीत में फंसा हुआ महसूस नहीं हो रहा था। उसने फिर से अपना फोन निकाला, लेकिन लॉरेन को मैसेज करने के लिए नहीं, ईथन पार्कर, उसने धीरे से कहा, जैसे वह खुद से अपना परिचय करा रहा हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसने स्क्रीन पर एक अलग नाम टाइप किया, ओलिविया कार्टर। उसने कॉल बटन दबाने से पहले एक पल के लिए उस कॉन्टैक्ट को देखा। एक बार घंटी बजी, दो बार, फिर दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई।
मुझे पता था तुम कॉल करोगे। ईथन मुस्कुराया। शायद, बस शायद, वह रात किसी चीज का अंत नहीं थी। शायद यह किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली बार।